अगर हम एक ऐसी स्थिति की कल्पना करें जहां कोई इंसान दशकों तक एक ही दफ्तर में काम करे, मतलब कोई अपनी जिंदगी के सुनहरे 25 या 30 साल किसी संस्था को दे दे जी। और फिर जब रिटायरमेंट का वक्त करीब आए तो उसे अचानक एचआर विभाग से एक चिट्ठी मिले और उसमें लिखा हो कि उसके शुरुआती 15-20 सालों का तो कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। अरे बाप रे। हाँ, मतलब संस्था के हिसाब से उन सालों में वो इंसान वहां था ही नहीं। ये तो देखिए, ये स्थिति किसी भी कर्मचारी के लिए केवल एक कागजी भूल नहीं है। ये तो उसके पूरे वजूद और मतलब जीवन भर की मेहनत को एक झटके में शून्य कर देने जैसा है। बिल्कुल। उस इंसान का सारा अनुभव, उसकी सारी वरिष्ठता अचानक से गायब कर दी जाती है। और इसे समझने के लिए ना एक बहुत ही सीधा सा उदाहरण लेते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई वीडियो गेम खेलते हुए घंटों बिताएं। हाँ बिल्कुल। एक के बाद एक मुश्किल लेवल पार करे और अचानक सिस्टम उसका सारा सेव्ड प्रोग्रेस डिलीट कर दे। कोई बैकअप नहीं, कोई रिकवरी नहीं, बस एक मैसेज कि गेम को 0 से दोबारा शुरू कीजिए। जो कि बहुत ही हताश करने वाला है ना? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन मध्य प्रदेश के लाखों शिक्षकों के साथ, जिनमें शिक्षाकर्मी, संविदा शिक्षक और गुरुजी शामिल हैं, उनके साथ असल जिंदगी में ठीक ऐसा ही हो रहा है। जी। आज के इस डीप डाइव में हम इंडिया न्यूज़ 24 टीवी की एक बहुत ही चौंकाने वाली रिपोर्ट पर चर्चा कर रहे हैं। ये रिपोर्ट इसी 30 साल पुराने विवाद की परतें खोलती है और ये पूरी तरह से MPTC 24 के खुलासे के इर्द गिर्द घूमती है। तो आज का हमारा मिशन इसी पूरी व्यवस्था और इसके बैकएंड को डिकोड करना है। देखिए, इस मुद्दे की जड़ में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर कागजी कार्रवाई, फाइलें और ये जो सरकारी सॉफ्टवेयर के तकनीकी दावपेच होते हैं ना, ये बहुत ही नीरस विषय लगते हैं। हाँ, बोरिंग लगते हैं। बिल्कुल। बाहरी लोगों को लगता है कि ये सिर्फ एक रूटीन प्रशासनिक प्रक्रिया है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये वही नीरस चीजें हैं जो लाखों कर्मचारियों के जीवन को, उनकी वरिष्ठता यानी सीनियरिटी को सीधे तौर पर तय करती हैं। और सबसे बड़ी बात, उनके बुढ़ापे के सहारे, मतलब उनकी पेंशन को तय करती हैं। एक साधारण सा फॉर्म या किसी पोर्टल पर दर्ज एक तारीख किसी इंसान के 30 साल के करियर को या तो कानूनी मान्यता दे सकती है या उसे पूरी तरह से खारिज कर सकती है। एकदम सही, पूरी तरह से खारिज। तो खारिज करने की ये जो प्रक्रिया है ना, वो 16 मार्च 2026 को बहुत ही आक्रामक रूप से सामने आई। जी। हमारे स्रोतों के अनुसार इसी दिन स्कूल शिक्षा विभाग ने माननीय उच्च न्यायालय में एक आधिकारिक जवाब दाखिल किया। हलफनामा दिया था उन्होंने। हाँ, हलफनामा। और इस हलफनामे में विभाग का एक बहुत ही सीधा और सख्त दावा है। वो कह रहे हैं कि 1 जुलाई 2018 से पहले ये सभी शिक्षक स्थानीय निकाय के कर्मचारी थे। मतलब लोकल बॉडी के, राज्य सरकार के सीधे कर्मचारी नहीं। और यहीं से सारा विवाद एक नया मोड़ लेता है। विभाग के इस दावे के पीछे का जो मुख्य तर्क है ना, वो पूरी तरह से वित्तीय है, पैसों से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। सरकार का कहना है कि इन शिक्षकों को राज्य की संचित निधि से, जिसे हम वित्तीय भाषा में कंसोलिडेटेड फंड कहते हैं, जी, उससे वेतन नहीं मिलता था। अच्छा। अब इसे थोड़ा समझना होगा। किसी भी राज्य सरकार की पूरी अर्थव्यवस्था, उसका जो मुख्य खजाना होता है, वो इसी संचित निधि के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है। तो सरकार का तर्क यह है कि क्योंकि इन शिक्षकों का वेतन इस मुख्य सरकारी खजाने से सीधे तौर पर नहीं आ रहा था, इसलिए तकनीकी रूप से वे राज्य सरकार के कर्मचारी हुए ही नहीं। समझ रही हूं। और इसी आधार पर विभाग कह रहा है कि उनका जो मुख्य वित्तीय सॉफ्टवेयर है, जिसे IFMS पोर्टल कहा जाता है, जी, IFMS पोर्टल, हाँ, उस पर इन शिक्षकों की पुरानी नियुक्ति की तारीख दर्ज ही नहीं की जाएगी। रुको, मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही है। पूछिए। मतलब सरकार तकनीकी रूप से कह रही है कि ये लोग हमारे हेडक्वार्टर के नहीं, बल्कि लोकल ब्रांच यानी पंचायतों या नगर पालिकाओं के कर्मचारी थे। हाँ बिल्कुल, यही उनका तर्क है। इसलिए हमारा मुख्य सॉफ्टवेयर इनकी पुरानी तारीख स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा तार्किक सवाल उठता है। क्या? जब कोई शिक्षक एक सरकारी स्कूल में जा रहा है, राज्य सरकार का पाठ्यक्रम पढ़ा रहा है, सरकारी स्कूलों के बच्चों की परीक्षाएं ले रहा है, तो फिर ये तकनीकी विभाजन कहाँ से आ गया? यही तो। मतलब हवा से तो पैसे नहीं बन रहे थे ना। अगर कंसोलिडेटेड फंड से पैसा नहीं आ रहा था तो वेतन कहाँ से आ रहा था? क्या इस अदालती जवाब में कोई ऐसी कहानी है जो जानबूझकर छिपाई जा रही है? देखिए, यही तो सबसे बड़ा पेच है। और इस पेच को समझने के लिए हमें
IFMS पोर्टल की कार्यप्रणाली को बहुत गहराई से देखना होगा। वो कैसे काम करता है? ये पोर्टल उनकी पूरी सर्विस हिस्ट्री का कह सकते हैं कि डिजिटल DNA होता है। डिजिटल DNA मतलब सब कुछ उसी में है। बिल्कुल, यही सिस्टम वरिष्ठता तय करता है और सबसे महत्वपूर्ण रूप से रिटायरमेंट के बाद पेंशन की गणना करता है। अच्छा, तो मतलब अगर इस पोर्टल में आपका नाम या आपकी पुरानी तारीख नहीं है तो क्या सिस्टम के लिए आप मौजूद ही नहीं है? सटीक रूप से। बाप रे। हाँ, अगर इस पोर्टल पर किसी शिक्षक की पुरानी तारीख दर्ज नहीं है तो इसका सीधा सा मतलब है कि उस शिक्षक का 2018 से पहले का सारा अनुभव सरकारी नजर में शून्य है। जीरो। एकदम जीरो। सरकार के लिए वो अनुभव कभी अस्तित्व में था ही नहीं। को दांव पर लगा देता है। और सरकार का पूरा बचाव इसी बात पर टिका है कि पैसा संचित निधि से नहीं निकला। जी हाँ, बिल्कुल। उनका तर्क यही है कि पैसा संचित निधि से नहीं निकला, इसलिए IFMIS पोर्टल में पुरानी तारीख नहीं जाएगी। ये तो सच में किसी चक्रव्यूह जैसा है। है ना? मतलब एक तरफ शिक्षक दशकों से काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक सॉफ्टवेयर सिस्टम कह रहा है कि हम आपको 2018 से पहले जानते ही नहीं, क्योंकि आपके पैसे का स्रोत हमारे डेटाबेस के मापदंडों से मेल नहीं खाता। बिल्कुल। लेकिन हर अच्छी थ्रिलर कहानी की तरह इस प्रशासनिक कहानी में भी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। हाँ, और वो ट्विस्ट बहुत दिलचस्प है। और ये ट्विस्ट आता है ग्वालियर से। ग्वालियर के राजेश मिश्रा जी ने एक ऐसी कानूनी और तकनीकी खोज की है जिसने इस पूरे मामले को ही पलट कर रख दिया है। जी। और वो खोज है एक विशेष फॉर्म MPT C24 फॉर्म। इस खोज की अहमियत को समझने के लिए ना हमें थोड़ा वित्तीय प्रक्रिया के बैकएंड को डिकोड करना होगा। बैकएंड को? हाँ, जो इंडिया न्यूज 24 टीवी की रिपोर्ट हमारे पास है वो बताती है कि भले ही इन शिक्षकों के वेतन बिल एजुकेशन पोर्टल पर जनरेट होते थे, लेकिन प्रक्रिया वहीं खत्म नहीं होती। अच्छा, उसके बाद भी कुछ होता है? बिल्कुल, सिर्फ बिल जनरेट होना ही काफी नहीं है। पैसे को असल में ट्रेजरी से यानी सरकारी खजाने से निकालने के लिए उन बिलों को वित्त विभाग के इसी IFMS पोर्टल पर अपलोड किया जाता था। और यही सबसे बड़ा खुलासा होता है, जब वो बिल वहां अपलोड होते थे तो वो MPTC 24 फॉर्म के जरिए ही सिस्टम में स्वीकार किए जाते थे। यहाँ ये मामला बहुत ही दिलचस्प हो जाता है जी। क्योंकि हमारे स्रोत सामग्री ये स्पष्ट करती है कि सरकारी ट्रेजरी के नियम बहुत सख्त होते हैं। बहुत ज्यादा सख्त, है ना? नियम ये कहता है कि MTPC 24 फॉर्म का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों के लिए होता है जिन्हें राज्य की संचित निधि यानी उसी कंसोलिडेटेड फंड से वेतन मिलता है। बिल्कुल। और अब आप याद कीजिए सरकार ने कोर्ट में क्या कहा था? सरकार ने 16 मार्च 2026 के हलफनामे में कहा था कि इन शिक्षकों को संचित निधि से वेतन नहीं मिलता था। जी। मतलब ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि कोई बैंक किसी इंसान से कहे कि हमारे यहाँ आपका कोई खाता नहीं है, आपका हमसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ। लेकिन उसी इंसान के पास उसी बैंक द्वारा क्लियर किया गया, उसी बैंक के मैनेजर की मोहर लगा हुआ एक चेक मौजूद हो। बहुत सही उदाहरण है ये। और वो भी 1-2 महीने का नहीं बल्कि सालों का। अगर शिक्षकों को संचित निधि से पैसा नहीं मिल रहा था तो IFMIS पोर्टल जैसे सख्त और इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर ने इतने सालों तक इस MPTC 24 फॉर्म को सिस्टम में स्वीकार कैसे किया? ये तो सिस्टम के अपने ही नियमों का उल्लंघन हो जाता है ना? बिल्कुल। और देखिए, इस तर्क का सबसे दिलचस्प हिस्सा यही है, सरकार का अपना ही जो डिजिटल और वित्तीय फुटप्रिंट है ना, वो उनके कानूनी हलफनामे को सीधे तौर पर काट रहा है। मतलब उनका सिस्टम ही उनकी बात झुठला रहा है। जी। जब कोई वित्तीय सॉफ्टवेयर विशेष रूप से IFMIS जैसा राज्य स्तरीय सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो उसमें कुछ सख्त कोडिंग और मान्यता के नियम डाले जाते हैं। वैलिडेशन रूल्स। हाँ, वैलिडेशन रूल्स। कल्पना कीजिए कि ये एक डिजिटल टोल प्लाजा है। बैरियर तभी खुलेगा जब गाड़ी पे लगा टैग सिस्टम के मापदंडों से पूरी तरह मेल खाएगा। तो मतलब IFMIS पोर्टल की कोडिंग ये मानकर चलती है कि MPTC 24 फॉर्म का मतलब है संचित निधि से पैसा निकलना। 100%। सिस्टम को इस तरह से डिजाइन ही नहीं किया गया है कि वो किसी स्थानीय निकाय के फंड को MPTC 24 के जरिए पास करे। अच्छा। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करेगा तो सिस्टम तुरंत एक फेटल एरर दिखाएगा, एरर दे देगा। हाँ, और बिल वहीं रिजेक्ट कर देगा। यानी कि जो सिस्टम है, जो मशीन है, वो खुद चीख कर गवाही दे रही है कि पैसा संचित निधि से ही आ रहा था। इंसानों से गलती हो सकती है,
अदालती कागजातों में भाषा को घुमाया जा सकता है, वकील अपने हिसाब से तर्कों को मोड़ सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो डिजिटल लॉग इतने सालों से हर महीने वेतन निकालते वक्त बैकएंड में जनरेट हो रहा था, वो कोड झूठ नहीं बोल सकता। ये एक बहुत ही शानदार और अकाट्य बिंदु है। जी। मशीन का लॉग झूठ नहीं बोलता, और यही बात इस पूरे मुद्दे को एक साधारण विरोध प्रदर्शन से निकालकर एक ठोस सबूतों पर आधारित कानूनी लड़ाई में बदल देती है। बिल्कुल बदल देती है। क्योंकि अब शिक्षकों के पास सिर्फ अपनी भावनाएं या पुरानी यादें नहीं है, बल्कि उनके पास सरकार के ही पोर्टल का जनरेट किया हुआ डिजिटल सबूत है। उन्होंने सरकार के ही बैकएंड को सरकार के खिलाफ हथियार बना लिया है। और ये सबूत हवा में नहीं तैर रहा है, ये सीधे तौर पर एक बहुत ही पुराने और बेहद मजबूत कानून से जुड़ता है। कौन सा कानून? हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश पेंशन अधिनियम 1976 की। अच्छा, 1976 का एक्ट। जी। इस अधिनियम की धारा 12 वो बहुत ही स्पष्ट है, उसमें कोई अगर और मगर नहीं है। ये धारा साफ तौर पर कहती है कि अगर कोई कर्मचारी राज्य के पद पर है, राज्य का काम कर रहा है और उसे संचित निधि से वेतन मिल रहा है, तो वो पूर्णतः पेंशन और वरिष्ठता का हकदार है। तो इस सब का अंतिम परिणाम क्या निकलता है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर MPTC 24 फॉर्म तकनीकी रूप से ये साबित करता है कि वेतन संचित निधि से आ रहा था, हाँ, तो 1976 का पेंशन अधिनियम स्वचालित रूप से ऑटोमेटिकली लागू हो जाता है। एकदम सही। इसे कोई रोक ही नहीं सकता। और अगर वो अधिनियम लागू होता है तो 16 मार्च 2026 को दिया गया वो हलफनामा, जिसमें शिक्षकों को स्थानीय निकाय का कर्मचारी बताया गया था, वो अपने आप में विरोधाभासी और कमजोर हो जाता है। जी, वो हलफनामा टिक ही नहीं पाएगा। शिक्षकों ने अब ये समझ लिया है कि न्याय केवल नारे लगाने से नहीं मिलेगा। उन्होंने सरकार की ही 1976 की रूल बुक और एक डिजिटल फॉर्म को अपना सबसे बड़ा रक्षा कवच बना लिया है। देखिए, ये पूरी घटना एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशासनिक सबक सिखाती है। ये दिखाती है कि कैसे तकनीकी और प्रशासनिक जानकारी किसी भी लंबे संघर्ष की दिशा पूरी तरह से बदल सकती है। बिल्कुल। अक्सर ऐसे आंदोलनों में लोग अपनी मांगों को लेकर अड़े रहते हैं और सरकारें तकनीकी कारणों का हवाला देकर उन्हें टालती रहती हैं कि पोर्टल में जगह नहीं है या सिस्टम अलाउ नहीं कर रहा। हाँ, लेकिन जब कोई सिस्टम की ही भाषा में बात करने लगता है, उन्हीं के वित्तीय नियमों और उन्हीं के सॉफ्टवेयर के बैकएंड का हवाला देकर अपना पक्ष रखता है, तो स्थिति पूरी तरह बदल जाती है। ये जानकारी केवल कानूनी रूप से ही नहीं, बल्कि तार्किक रूप से भी शिक्षकों के पक्ष को अभेद्य बनाती है। उसे तोड़ा नहीं जा सकता। जी। राजेश मिश्रा जी की इस खोज के आधार पर अब शिक्षक न्यायालय से पूरी मजबूती और तर्कों के साथ ये मांग कर रहे हैं कि उनकी प्रथम नियुक्ति दिनांक को ही सही माना जाए और उसे बिना किसी देरी के IFMI पोर्टल पर दर्ज किया जाए। ये वाकई में ज्ञान ही शक्ति है वाली कहावत को 100% सच साबित करता है। बिल्कुल करता है। 30 साल का लंबा संघर्ष, सालों की निराशा, अदालतों के चक्कर, और अंततः समाधान की चाबी कहाँ से निकले? एक अकाउंटिंग फॉर्म के अंदर से। जी, एक छोटे से फॉर्म ने सब बदल दिया। एक निराशाजनक अदालती जवाब से लेकर MPTC 24 फॉर्म की इस तकनीकी खोज तक का ये सफर सूचना और जागरूकता की असली ताकत को दर्शाता है। और ये इस बात का भी प्रमाण है कि जटिलताओं से घबराने के बजाय उन्हें डिकोड करने की कोशिश करनी चाहिए। वित्तीय पोर्टल, ट्रेजरी के नियम और ये अकाउंटिंग फॉर्म्स, ये भले ही ऊपर से कितने भी उबाऊ या समझ से परे लगें, हाँ, आम आदमी को तो बोरिंग ही लगते हैं। जी, लेकिन उनके अंदर अधिकारों को वापस पाने का रास्ता छिपा हो सकता है, जो न्याय शायद केवल तर्कों, अपीलों या मानवीय आधार पर नहीं मिल पा रहा था, वो एक डिजिटल और तकनीकी सबूत के सामने आने से मुमकिन होता दिख रहा है। और ये इस बात का बहुत बड़ा प्रतीक है कि किसी भी प्रशासनिक या सरकारी दावे को बस इसलिए आंख मूंद कर सच नहीं मान लेना चाहिए क्योंकि वो एक आधिकारिक हलफनामे में लिखा है। बिल्कुल, उसकी जांच होनी चाहिए। हाँ, उसकी जांच होनी चाहिए, उसके पीछे के मैकेनिज्म को समझना चाहिए। और कभी-कभी वो जांच किसी को सिस्टम की ही किसी धूल भरी फाइल या सर्वर के किसी डिजिटल लॉग में मिल जाती है। सही कहा। और इसी के साथ हम अपने इस गहन विश्लेषण के अंत पर आ गए हैं। लेकिन जाने से पहले एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगी जिस पर गहराई से सोचा जा सकता है। हमने शुरुआत में उस सेव्ड प्रोग्रेस की बात की थी जो अचानक डिलीट हो गया था। जी, वीडियो गेम वाला उदाहरण। हाँ, लेकिन इस पूरे मामले की परतें खुलने के बाद
ऐसा लगता है कि शायद उस डिलीट हुए प्रोग्रेस को वापस लाने का कोई छिपा हुआ चीट कोड हमेशा वही मौजूद था, बस किसी की पैनी नजर का इंतजार कर रहा था। तो सोचने वाली बात यह है जी, अगर केवल एक MPTC 24 फॉर्म और एक सॉफ्टवेयर पोर्टल का बैकएंड 10 को पुरानी रोजगार व्यवस्था और सरकारी दावों को इतनी मजबूती से चुनौती दे सकता है, कितने ही डिजिटल और अकाउंटिंग लूपहोल्स मौजूद होंगे बिल्कुल हो सकते हैं। जो सालों से बस किसी की पैनी नजर का इंतजार कर रहे हैं। और क्या पता अगला ऐसा ही कोई फॉर्म किसी और का इतिहास बदलने की ताकत रखता हो।